बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन ईच टाइप, गिव ब्रीफ डिटेल्स अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर इलस्ट्रेशन। हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो हमें क्या देती है? वेलोसिटी देती है। सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, विच इंडिकेट द रिवर्स मोशन, जिसका मतलब ये होता है कि मोशन क्या है? रिवर्स है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ कैन आल्सो बी नेगेटिव। तो जिस तरह डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है उसी तरह जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो भी नेगेटिव हो सकती है। हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स होते हैं उनको अब देखते हैं। जीरो वेलोसिटी कब होगी? ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। जीरो वेलोसिटी उस वक्त होगी टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप ग्राफ में देखें तो टाइम कंटिन्यूसली पास कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। टाइम इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी पॉइंट पर रुकी है, वो अपवर्ड मूव नहीं कर रही ग्राफ के मुताबिक। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है। सिंस देयर इज़ नो स्लोप सो दी वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। इट मीन्स द बॉडी इज़ एट रेस्ट। यानी कि इस ग्राफ का मतलब क्या होगा कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी रेस्ट पे है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक एग्जांपल। द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो जो टाइम बढ़ रहा है तब तो क्या हो रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी बढ़ रहा है। तो स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है जिसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की नेक्स्ट एग्जांपल ये है। इसमें क्या कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है उसके नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। द ऑब्जेक्ट नॉट ओनली अप्रोच द रेफरेंस पॉइंट बट आल्सो मूव्ड पास इट। जो लाइन थी उसने क्या किया, ना सिर्फ वो ओरिजिनल लाइन तक पहुंची डिक्रीज होते होते, बल्कि उसको पार करके नेगेटिव पॉइंट की तरफ भी चली गई। इसके बाद हमारे पास लास्ट में वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। वेरिएबल वेलोसिटी के लिए आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो नॉन लीनियरली है, वो लीनियरली नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो द स्लोप इज चेंजिंग, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन हमारे पास अगर जिस तरह हमने पहले दो ग्राफ्स में देखा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है अपवर्ड जा रही है, या आपने ये देखा है, तो इस इनके लिए क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ग्राफ में शो कर दें तो वो बेसिकली क्या होती है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। और जब इस तरह वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ये हमारे पास कर्व ग्राफ आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कौन सा होता है? द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी v एंड टाइम t इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ द लाइन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिवील्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जब हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हमें एक्सेलरेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हमें मिलता है। जैसा कि स्लोप जो है उस ग्राफ की वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई होगा। इसकी मदद से हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया करेंगे, यानी कि जो उसकी स्लोप होगी वो हमें एक्सेलरेशन देगी। तो अब हम एक ग्राफ देखते हैं। द ग्राफ इन फिगर शोज अ डिटेल एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसका जो ग्राफ है वो दिखाया गया है। द एक्सेलरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग स्लोप फार्मूला एज गिवन अबव। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? स्लोप फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, पॉइंट ए और बी के दरमियान हमने स्लोप फाइंड करनी है तो इसके लिए वी एफ
20 होगा और वी आई ए पॉइंट पे 0 होगा। और इसी तरह टी एफ इसके लिए बी पॉइंट पे हम डाउनवर्ड आएंगे तो 10 होगा और टी आई हमारे पास ए पॉइंट पे 0 होगा। तो इस तरह करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान वैल्यूज देखकर इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्लाई न्यूटन्स लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। न्यूटन लॉज हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहे होते हैं उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर तीनों जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज बाय एन एक्सटर्नल नेट फोर्स। क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उसकी इस कंडीशन को चेंज ना कर दे। उसको दूसरे अल्फाज में क्या कहा गया है, इफ इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पे रहेगा। इफ इट इज़ मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है, इट विल कंटिन्यू टू डू सो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एफ नेट इक्वल टू 0, यानी कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। तो इनर्शिया ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ही है, और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूअस इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस दैट स्टेट इज चेंज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की ट्राई करती है, यानी कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होकर उसकी इस कंडीशन को चेंज ना कर दे। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो उसके मास से मेजर किया जाता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। इसी तरह एज ग्रेटर नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद लार्ज मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी उस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। Second law of motion, a net force applied on the body produces acceleration in the body is directly proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional to the mass of the object। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये हमारे पास A प्रोपोर्शनल टू F ओवर M आ जाएगा। F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन डेफिनेशन के मुताबिक, और M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन करके A प्रोपोर्शनल टू F ओवर M लिखा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे A इक्वल टू K F ओवर M आ जाएगा। यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो A इक्वल टू F ओवर M आ जाता है। यहाँ से F इक्वल टू ma आ जाएगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। The acceleration produced is in the same direction as that of the net force, कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on a second object, the second object exerts a force of the same magnitude and opposite direction on the first object। कि न्यूटन रिएक्शन जो थर्ड लॉ है मोशन का उसके मुताबिक क्या है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर फोर्स लगाएगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं A टू B इक्वल टू माइनस FB टू A, यानी कि F जो फोर्स A B पर लगा रहा है तो B भी A पर फोर्स लगा रहा है, सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह हेयर द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स FBA इज अपोजिट टू फोर्स FAB। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो फोर्स BA पर लगाएगी वही फोर्स A B पर भी लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आएगा। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। व्हेन ए फुटबॉल इज किक्ड द फुट एक्सर्ट्स द फोर्स AB ऑन द फुटबॉल
and as a reaction to that a football exerts an equal and opposite force FBA on the foot। कि अगर हम पाँव के ज़रिए सो फुटबॉल पे किक लगाएंगे, उसको अगर हम AB का नाम दें तो फुटबॉल भी पाँव पे किक लगाएगा और उसको FBA का नाम देंगे। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, डिराइव एंड स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो ड्राइव करना है। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है। द लीनियर मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैस m एंड वेलोसिटी v। यानी कि मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं और इसको P से डिनोट किया जाता है। इसको मैथमेटिकली P इक्वल टू mv लिखेंगे। क्वांटिटी मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ SI यूनिट जो है मोमेंटम का वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड है। मैस हम फार्मूले की मदद से उसका SI यूनिट लिख सकते हैं। जो मैस है उसका यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाता है, इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि हमने स्टेट करना है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसका रिलेशन जो है वो भी ड्राइव करना है। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बाय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन F इक्वल टू ma। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन A इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है। हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। F इक्वल टू m, A की जगह पर VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। ये m अंदर जाकर डिवाइड होगा तो MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाता है। ठीक हो गया, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ लिखी हुई है MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। MVF बेसिकली क्या होता है, PF फाइनल मोमेंटम, और ये इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा PF माइनस PI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से ये F इक्वल आ जाता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। PF माइनस PI डेल्टा P के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यही इसकी डेफिनेशन है। दिस शोज दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। के टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन और उसका प्रॉपर रिलेशन ड्राइव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कांस्टेंट रहेगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Consider an isolated system of two smooth hard interacting balls of masses m1 and m2। दो balls हैं, एक का mass m1 है और दूसरे का mass m2 है। Move along the same straight line, और वो एक ही straight line में move कर रही हैं। ये इनकी velocity शो की गई है। In the same direction with velocities v1 and v2 respectively, यानी कि उनकी velocities क्या हैं, v1 है, m की velocity v1 और m की 2 की velocity v2 है और वो एक ही line में move कर रही हैं। Both the balls collide and after collision, ball of the mass m1 moves with velocity v1 prime and m2 moves with the velocity v2 prime in the same direction। यानी कि collision से पहले v1 और v2 velocity थी, collision के बाद जो velocity है वो v1 prime और v2 prime हो जाती है। Change in momentum of the mass m1, जो m1 में चेंज आएगा मोमेंटम में, डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई होगा। यानी कि डेल्टा पी को हम एफ इंटू टी, एफ क्रॉस टी लिख सकते हैं। तो एफ ए इंटू टी लिख रहा हूँ ये m1 के लिए। यानी कि जो फोर्स एक लगेगी उसको f1 का नाम देना है। f1 क्रॉस टी इक्वल टू m1 v प्राइम 1 माइनस m1 v1, m1 v1 डैश माइनस m1 v1। और इसी तरह जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 2 आएगा, डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई,
इक्वल हो जाएगा एफ बी क्रॉस टी। ये दूसरी फोर्स जो m2 की वजह से लगेगी, इसको क्या लिख दिया है, m2v2 डैश माइनस m2v2 या m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अकॉर्डिंग द अबव इक्वेशंस f1 प्लस fb इंटू टी, यानी कि दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। f1 प्लस fb इंटू टी इक्वल हो जाएगा m1v1 प्राइम प्लस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को ऐड कर दिया है। द एक्शन फोर्स FA इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स FB। ये FA जो है वो FB के इक्वल होगी, यानी कि FA को हम लिख सकते हैं माइनस FB। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस आएगा, बाकी ये FB और FA इक्वल होती हैं, ये हमने बता दिया। अपोजिट होने की वजह से डायरेक्शन साथ माइनस आ गया। FA इक्वल टू माइनस FB, सो द इक्वेशन बिकम्स, जहाँ पे FA था वहाँ पे माइनस FB लिख दिया, माइनस FB प्लस FB इंटू टी, बाकी इक्वेशन उसी तरह लिख दी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये और ये कट जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो टी से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, तो इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी और लिख दिया इनको एज इट इज़। तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल हो जाएगा m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, यानी कि ये और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये इधर ही रहेंगे एज इट इज़ लिख दिए। which means that the total initial momentum of the system before collision is equal to the total final momentum of the system after collision। कि collision से पहले जो momentum था वही collision के बाद रहा है, total momentum जो है वो conserve रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, गिव एग्जांपल्स इन ईच केस, ड्राइव मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द इलास्टिकली कोलाइडिंग बॉडीज इन वन डायमेंशन। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करना है, एग्जांपल देनी है, और इसके साथ साथ जो इनका मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो हमने ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड एज वेल एज लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। यानी कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे और साथ साथ मोमेंटम भी कंजर्व रहे, उसको हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें इलास्टिक कोलिजन की, तो जब हम बॉल, जो बिलियर्ड बॉल है उसको हिट करते हैं एक बॉल से दूसरी बॉल को, तो वो एक एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन की, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। इसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन है, द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। यानी कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व ना रहे लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहे, तो उसको इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी, एग्जांपल ऑफ एन इनइलास्टिक कोलिजन इज ड्रॉप्ड बॉल ऑफ क्ले। एक क्ले है, मिट्टी, उसकी एक बॉल बनाई और उसको जमीन पर फेंका। ए ड्रॉप्ड बॉल ऑफ क्ले डजंट रीबाउंड, वो वापस रीबाउंड मतलब वो बाउंस नहीं करती। इंस्टेड इट लॉसेस काइनेटिक एनर्जी थ्रू डिफॉर्मेशन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड एंड चेंजेस शेप। वो क्या करेगी, जब ज़मीन को हिट करेगी तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, उसकी जो शेप है वो नहीं रहेगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्यों, उसने काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस कर जाती है। इसके बाद हम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी थी वो हम करेंगे इसके लिए। तो इसमें देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन in which the two objects move along the same line before and after collision is called collision in one dimension। कि ऐसा डायमेंशन जिसमें ऑब्जेक्ट कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद एक ही डायरेक्शन में मूव करें, उसको कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का नाम देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कंसिडर टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस m1 है और m2 है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी u1 है और दूसरी की u2 है, जी बिफोर कोलिजन है। लेट द टू बॉडीज कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। दोनों बॉडीज क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो इनकी फोर्सेस सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक के साथ माइनस आ जाएगा। आफ्टर कोलिजन दे मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो v1 और v2 हो जाती हैं।
तो अब हम देखते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी आई इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 दोनों मैसेज का जो मोमेंटम है उनको ऐड करके लिखा इक्वल है m1v1 प्लस m2v2, यानी कि आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैस m1 और m2 के लिए कोलिजन बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है, और इसी तरह m1 और m2 के लिए जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जहां से हम क्या करते हैं, जो u1 और v1 है उनको हम एक तरफ ले आते हैं, यानी कि जो मैस 1 के मोमेंटम है उनको एक तरफ ले आए। m1u1 माइनस m1v1 इक्वल हो गया m2v2 माइनस m2u2। तो यहाँ से ये हमारे पास m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन आ जाता है, v2 माइनस u2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, हमने इसमें ये कहा था कि इलास्टिक कोलिजन के लिए है जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी कि के ई आई इक्वल होगा के ई एफ के। तो के ई आई क्या होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, हाफ m1u1 स्केयर प्लस हाफ m2u2 स्केयर इक्वल टू हाफ m1v1 स्केयर प्लस हाफ m2v2 स्केयर, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 थी तो u1 और u2 थी तो u1 और u2 आया, और आफ्टर कोलिजन v1 और v2 है तो v1 v2 लिख दिया। ये हमारे पास हम उसी तरह करेंगे जिस तरह पिछले एग्जांपल में किया कि जो m1 है उसके लिए जो वेलोसिटीज़ हैं वो अलग एक तरफ ले आएंगे, m1 u1 स्केयर माइनस m1 v1 स्केयर, जो m1 के वाली वैल्यूज थी वो एक तरफ ले आए, और इसी तरह m2 वाली दूसरी साइड पे ले गए। इसमें से हाफ m1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर, और यहाँ से हाफ m2 कॉमन आ जाएगा, v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर रह जाएगा। जब 1/2 से कैंसिल हो जाता है, पीछे रह जाता है m1 u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर इक्वल टू m2 v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हम इन इक्वेशंस को मजीद सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, जो इक्वेशन 3 थी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास m1 u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर इक्वल टू m2 v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर थी। इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2, इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। ये m1 m1 से कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। ये हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। a स्केयर ये u1a है और v1a है, v2a है और u2a है, तो a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला जब यहाँ पर ओपन करेंगे तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये u1 माइनस v1 इस u1 माइनस v1 से कैंसिल हो जाएगा, और v2 माइनस v2 माइनस u2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। यहाँ से u1 u2 को इधर ले गया, माइनस u2 हो जाएगा इक्वल टू v2, और v1 को इधर ले आया तो माइनस v1 हो जाएगा, यानी कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2। हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या चीज़ है, द डिफरेंट ऑफ वेलोसिटीज इज द सेम एज बिफोर कोलिजन बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड आफ्टर कोलिजन एज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। यानी कि जो बिफोर और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हैं वो सेम रही हैं, सिर्फ जो चेंज कहाँ पे आया है, नेगेटिव साइन, डायरेक्शन रिवर्स हो जाने की वजह से नेगेटिव साइन आया है। तो इसको हम रिलेटिव स्पीड के तौर पर कैसे लिख सकते हैं कि इसको u रिलेटिव लिख देंगे और इसको माइनस v रिलेटिव लिख देंगे। इसके बाद हमने जो अननोन वेलोसिटीज फाइंड करनी है उसके लिए देखते हैं, टू फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड masses बिफोर कोलिजन, इक्वेशन 4 बिकम्स, यानी कि जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स थे आफ्टर कोलिजन उनकी अगर हम लिखें वेलोसिटीज किस टर्म में,
इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड मैसेज बिफोर कोलिजन। तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए हम इक्वेशन 4 अगेन कंसिडर करते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 था। तो इसमें से हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, v2 को एक तरफ ले आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इस v2 की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो v2 की जगह पे v2 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली u1 प्लस v1 माइनस u2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको m2 को इस ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस ये बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होगा m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। इसके बाद हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज किया कि ये जो m1 v1 और m2 v1 है इसको एक तरफ ले आए। बेसिकली v2 की वैल्यू जहाँ से पुट किया ना, तो हम v1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इस वजह से v1 की वैल्यूज एक तरफ कर ली। जिस वैल्यू के साथ v1 था उसको एक तरफ कर लिया और बाकी सारी क्वांटिटीज दूसरी तरफ ले गया। तो ये हमारे पास, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, ये वाली साइड उस तरफ लिख दी और वो वाली साइड दोबारा इस साइड पे लिख दी है। जहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें से v1 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v1 हो जाएगा। जहाँ से u1 कॉमन हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 हो जाएगा और 2m2 u2 आ जाएगा। दोनों तरफ हम m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें v1 की वैल्यू चाहिए। m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जब डिवाइड करेंगे बारी बारी, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी रह जाएगा v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हमारे पास v1 आ गई इन टर्म्स ऑफ masses and velocities before collision। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से v2 की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो हम इस इधर से v1 की वैल्यू निकाल कर उसको हम पुट कर सकते हैं दोबारा इक्वेशन 1 में इस जगह पर। और इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हुए जो v2 की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो आएगी v2 इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2 आएगा। तो जहाँ तक इस चैप्टर के जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए हैं। ये जो है, ये क्वेश्चन जो किया है, अगर आप इसको ड्राइव होता हुआ देखना चाहते हैं, मतलब ये कैसे ड्राइव करना है अगर आपसे नहीं हो रहा, तो ये भी मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें किया हुआ है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फाइल में, तो वो आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस गिवन है, या फिर मुझे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बाकी इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें दोबारा से अपलोड कर दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि वो बेसिकली तीनों क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन से हैं। तो मैं एक ही प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक के नेम से उसके अंदर जो हाइट है, रेंज है और बाकी जो उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो सारी चीज़ें एक ही लेक्चर के अंदर सॉल्व करके तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसके अलावा और कोई भी लेक्चर देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।